पीआईसीटी को एम करके टारगेट कर रहे हो तो 99.5 आपका टारगेट होना चाहिए टू गेट आईटीसीएस। तो 11th का एक साल तो उतना फोकस्ड नहीं था मैं। अगर वन पेज फॉर्मूला बनाता है कोई और ये समझ जाता है गिवन डेटा और फाइंड क्या करना है तो 30 से 35 मार्क मिल जाएंगे। पैटर्न स्पॉट होने चालू हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक करके कितना स्कोर किया? मैथ्स का लेवल बढ़ गया, ये सब बताते हैं। क्योंकि हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा उसके लिए कि हाँ ये तो करना ही है। वहाँ पे कोई जुगाड़ वगैरह ट्रिक्स जुगाड़ तो थे सर कि 10-15 दिन पहले कि आप बोर्ड्स अच्छा व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्स कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है? बस अब 1 महीने से कम टाइम बचा है बोर्ड्स के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस है ना हमारे सिर में कि क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। ये सारे क्वेरीज आपके अच्छे आंसर कर सकते हैं आपके खुद के सीनियर्स। सेम एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, कैसे कैसे उन्होंने फॉलो किया और कैसे कैसे उन्होंने अचीव किया 99+, ये जानेंगे और पक्का इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो आज के आपके सीनियर खुद आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंश जायसवाल और मैं करंटली पीआईसीटी में हूँ, ईएनटीसी ब्रांच में। आई एम फ्रॉम अमरावती और मेरे एमएसटी सीईटी में 99.26 परसेंटाइल आए थे। वेरी नाइस। वंश 99.26 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, बहुत सारे बच्चे एम कर रहे हैं इस अचीवमेंट को। ठीक है, इसके बाद आप पीआईसीटी में ईएनटीसी लिए। हाँ सर। आईटी या वो सारी चीजें कितने ऊपर गए? अगर आपको सीएस या आईटी चाहिए तो मिनिमम आपको 99.7 स्पॉट के थ्रू चाहिए तो। अच्छा, पीआईसीटी में भी? यस सर। एंड अगर आप स्पॉट के थ्रू कैप के थ्रू आपको 99.5 या 7 चाहिए और आप कैप स्पॉट के थ्रू ले रहे हो तो फिर आपको 99.4 तक आईटी तक मिल सकता है। ओके, पर चलो कि स्पॉट क्या होता है ना, ये सारी बातें हम आगे में देखेंगे। लेकिन अगर बाय चांस आप पीआईसीटी को एम करके टारगेट कर रहे हो तो 99.5 आपका टारगेट होना चाहिए टू गेट आईटीसीएस। ओके, मार्क्स कितना होता है इस 99.5 या आपके खुद के मार्क्स कितने थे 99.26 पर? 99.26 के लिए मुझे 141 मार्क्स लगे थे। ओके, एंड अगर आपका एम और हायर है 99.5 प्लस तो 145 to 150 तो आपको मिनिमम लाना ही है। मतलब बच्चा लोग, अगर आप सीओईपी का सीएस देख रहे हो तो वो तो इससे भी आगे। लेकिन अगर आप सेकंड बेस्ट हम कहते हैं पीआईसीटी का सीएस अगर आप देख रहे हो तो 150 आपका टारगेट होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए 150 मुझे लेके आना है। चलो ये तो सॉर्टेड है, आई एम श्योर बच्चा समझ रहा है ये। ठीक है। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। ओवरऑल 11-12 की जर्नी कैसे थी? क्योंकि 99 वाले बच्चे कुछ अलग होते हैं क्या ये जेई करने वाले होते हैं? ये सारे सवाल है हमारे बच्चों के। हाँ। तो जब मैं 11th में था तो 11th का एक साल तो उतना फोकस्ड नहीं था मैं। बस 11th की जो स्टडीज़ थी वो कर रहा था, वो भी ठीक ठाक की बस हो जाए। जब 12th में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जेई तो नहीं होगा शायद। तो 12th में मैं सिर्फ सीईटी के लिए फोकस्ड था। उसके भी 12th के 6 महीने मैंने उतना फोकस से नहीं किया। बस जो भी बोर्ड्स का सिलेबस था, जो क्लास में हो रहा था, बस उस पर ध्यान दे रहा था। जो क्लास में हो रहा है उसके नोट्स बना रहा था। लेकिन दिवाली के बाद जब सीईटी पास आने लगी, बोर्ड्स पास आने लगे, जब प्रेशर होने लगा तो फिर मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है। जब प्रेशर आता है तो हम ऑटोमेटिकली कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने सीईटी की प्रिपरेशन शुरू की। जो भी बोर्ड्स में हो गया था बस उसको ही एक सीईटी लेवल पे कैसे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी तैयारी शुरू की। मैं फिर फॉर्चुनेटली आपके बीटा 2.0 के वीडियो से देखने लगा। तो वो अच्छा लगा मुझे, तो फिर वही फॉलो किया मैंने। मतलब ऑफलाइन था और फ्री भी था, तो ऑनलाइन था, तो मैंने सोचा कि यही मेरा मटेरियल है, उसको ही फॉलो किया मैथ्स के लिए। और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मैंने जो बोर्ड्स में था वही किया। मतलब आप ये कहना मैसेज देना चाहते हो कि आखिरी 3-4 महीने में भी अगर फोकस रहा है इंसान तो 99 आराम से क्रॉस हो सकता है। सीईटी में आराम से क्रॉस हो सकता है क्योंकि सिलेबस भी डिफरेंट नहीं है ना। अगर आप बोर्ड्स कर रहे हो तो आपका सिलेबस एक बार हो ही रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। और प्लस सिर्फ क्वेश्चन का लेवल अप करना होगा आपको। हाँ, बस प्रैक्टिस करना है सीईटी में
कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब आप PYQs करते हो पिछले 1-2 साल के, क्योंकि अभी से ही लेवल बढ़ना शुरू हुई है। करेक्ट। तो आपको पैटर्न स्पॉट होने चालू हो जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बहुत जरूरी है ना पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न्स मुझे ऐसा लगता है मेरे जर्नी के हिसाब से कि जेई कॉन्सेप्ट का गेम है। हाँ। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए, उसके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीईटी जो है वो पैटर्न्स का गेम है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। करेक्ट। तो बच्चा लोग देखो, मतलब यही बात आपको समझाता भी हूँ मैं, और भैया बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं आपके, कि पैटर्न्स एनालाइज करो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, किसी को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट वीक होता है। बट इफ दे कैन आइडेंटिफाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो आपने किया। हाँ सर। ओके, आपका तीनों में वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? वीकेस्ट तो मैं बोलूंगा कि कुछ टाइम तक मुझे मैथ्स लगता था कि मैथ्स हार्ड होगा, लेकिन जब मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए कि ये क्वेश्चन में जब समझने लग गया कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे ऑफ कोर्स, बट वो हमें टाइम के साथ सीखना पड़ता है। लेकिन वीकेस्ट बोलूंगा तो फिजिक्स था। ओके, आखिर में। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं समझता था कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अच्छा, फिर मैंने उसके लिए एक 1 पेज स्ट्रेटेजी करके है कि यूट्यूब पे बहुत फेमस है, हर कोई बताता है उसे। अच्छा। तो फॉर्मूले की लिस्ट बनाना शुरू किया। ये लेसन, इसके फॉर्मूलेस, और फिर फॉर्मूलेस यानी ऐसे सेक्शन वाइज बनाया था। रोटेशनल के लिए ये है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल के लिए, या टॉपिक वाइज डिपेंड करता है वो। ओके। फिर जैसे ही क्वेश्चन आता था, फिर ये चैप्टर से वो चैप्टर मेरे दिमाग में आ जाता था कि ये फॉर्मूला है 1 पेज का, ये पेज का ये सेक्शन में ये फॉर्मूला है, ओके, ये गिवन है, ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाऊं? फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, अब हो गया तो सॉल्व। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट लगते हैं, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। ओके, तो फॉर्मूला लगाकर भी कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला लगाकर बन जाते हैं? 50 क्वेश्चंस में से आपके 30 to 35 क्वेश्चन आराम से फॉर्मूले से बन जाएंगे। बहुत अच्छा, और इसका लेवल इजी रहेगा। लेवल इजी रहेगा, इजी टू मॉडरेट। फिर बच्चे बात क्यों नहीं समझते? मतलब हमेशा फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, क्यों? फॉर्मूले ही करना पड़ेगा सर। राइट। अगर 1 पेज फॉर्मूला बनाता है कोई और ये समझ जाता है गिवन डेटा और फाइंड क्या करना है, तो 30 से 35 मार्क मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर 30 से 35 में ये 98-99% की तरफ जाएगा। करेक्ट। फिजिक्स में यार बच्चा लोग सिंपल स्ट्रेटेजी दे दी है आपको, है ना वंश ने, ये फॉलो करो ना आप। और व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी सबसे इजी सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ आपकी जो टेक्स्ट बुक है वही आपका सब कुछ है। आपको बस लेसन खोलना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते जाने हैं। बस एक बार हाईलाइट कर दो, फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और जब भी कोई दूसरा इम्पोर्टेंट दिखे उसको वापस हाईलाइट कर दो। और स्टार पॉइंट दूंगा कि जो डू यू नोज होते हैं, डू यू रिमेम्बर, और कुछ बोल्ड में लिखा होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। करना है। और केमिस्ट्री हर बच्चा यही कहता है, टेक्स्ट बुक। सर सिर्फ टेक्स्ट बुक करके कितना स्कोर किया? टेक्स्ट बुक करके मैंने केमिस्ट्री में 42 मार्क्स स्कोर किए थे। और विच इज अबाउट 99%। वो भी 45 हो जाते थे, पर कुछ सिली मिस्टेक जो टाइम पे हो जाती है। मतलब किसी ने अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक, सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी अभी, क्योंकि बोर्ड्स पास में, सिर्फ बोर्ड्स के पढ़ते रहो, हाईलाइट करो, सेम तैयारी आपकी सीईटी की हो जाती है। कोई अलग कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बोर्ड्स का अगर अच्छा से करता है कोई बच्चा तो डन है ना। और व्हाट अबाउट मैथ्स का लेवल बढ़ गया, ये सब बताते हैं। तो मैथ्स के लिए फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करना होगा, और वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट वहां पे लगाना है हमें, उस टाइप में। और कुछ लेसन्स डिफिकल्ट होते ही है, जैसे इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको भी लगते थे? हाँ, वो बहुत ही टफ लगते थे मुझे, तो स्किप तो इनको बिल्कुल नहीं करना है। Okay. जो लेवल तक हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा उसके लिए कि हाँ ये तो करना ही है। करेक्ट। तो जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको पूरा करने में हेल्प होंगी आप। करेक्ट। यार ड्रीम बड़ा है तो चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात तो बहुत सही कह रहे हो आप। अच्छा लग रहा है समझकर। और कौन से चैप्टर्स आपको मैथ्स में डिफिकल्ट लगते थे? इंटीग्रेशन हो गया, और मैथ्स का पार्ट 2 में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वाले जो चैप्टर थे वो, और पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी था। तो उसमें फॉर्मूलेज वगैरह वो ऑन स्पॉट क्लिक होने चाहिए कि हाँ ये लग सकता है। वहाँ पे कोई जुगाड़ वगैरह ट्रिक्स? जुगाड़ तो थे सर, जुगाड़ की वजह से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी जुगाड़ से निकल जाती है ना। जुगाड़ से हो जाते हैं। तो देखा था आपने, जुगाड़ वगैरह पता किए थे। और उसमें करेक्ट ऑप्शन कुछ बच्चे मैंने देखा है, जेई के इसमें देखा है मैंने, कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है तो उनको पहले से ही ट्रेनिंग होती है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है। हमारा एम ये नहीं होना चाहिए, हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का एम होना चाहिए कि ये और ये तो नहीं हो सकता, तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। ये सब नेली जो मैं कहता हूँ, यूजुअली सब नेली सब्स्टिट्यूट करो और एलिमिनेट करो, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से। ये वेक्टर्स 3D या लाइन प्लेन? वेक्टर्स और 3D के तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन जुगाड़ से हो जाते हैं। लेंदी एक पेज के बोर्ड्स में हमने सॉल्व किए हैं, बट उसको
अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो उसको। और तुझे डर लगता था इन चैप्टर का, लाइन एंड प्लेन? स्टार्टिंग में लगता था सर, लाइन एंड प्लेन तो कुछ नहीं समझा था मुझे। एक्चुअली मेरी जर्नी ही लाइन एंड प्लेन से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अपने साथ बीटा में? हाँ, राइट। अच्छे लगे थे लेक्चर्स आपको? बेस्ट थे सर, बहुत अच्छे लगे। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है जान के, आई एम श्योर बच्चों को एकदम रिलेट हो रहा होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आप बात कर रहे हो। चलो, सब्जेक्ट्स के बारे में तो बात कर ली। अब जब बोर्ड्स एग्जाम सिर्फ 1 महीने बाद है, तो क्या फीलिंग थी? कैसे मैनेज करूंगा? एक क्वेश्चन नहीं था, जगल नहीं हो रहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, जेई का फेज 1 देना 1 हफ्ते बाद। तो क्या एक एक करके बताओ ना। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ऐसा था, यानी स्टेप्स ये थी कि पहले जेई होने वाला है, हाँ, उसके बाद बोर्ड्स होने वाले हैं, और उसके बाद सीईटी होने वाला है। करेक्ट। तो मैक्सिमम बच्चे जो थे, जो स्टार्टिंग से जेई कर रहे थे, अब वो पूरे जेई ओरिएंटेड हो गए थे। करेक्ट। बट मैं जेई ओरिएंटेड था ही नहीं, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, मुझे सीईटी करना है और सीईटी में अच्छे मार्क लाना है। करेक्ट। अगर मेरा एम ये होता स्टार्टिंग से कि मुझे जेई करना है, तो फिर मैं जेई पे ही फोकस्ड रहता। करेक्ट। फिर वो जेई में जो भी टॉप कॉलेज होते वो मिलते। हाँ। बट मुझे सीईटी करना था, तो फिर जेई के लिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि अभी जो बोर्ड्स है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उस पर ध्यान दो। तो जेई बस मैं अटेम्प्ट करने के लिए गया था कि एक क्या एनवायरमेंट होता है, किस आखिरी 10 दिन में भी नहीं पढ़ा जेई के लिए कुछ अलग से? ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा जो वन शॉट रहते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, वो देखा था। हाँ, कि कुछ अच्छे मार्क आ जाए। अच्छा, फिर भी मुझे जेई में 90 परसेंटाइल थे, ठीक ठाक थे। तो वो किया। फिर मेरा एम था कि बोर्ड्स करना है, तो जो भी मैंने बोर्ड्स का किया था वही रिवाइज कर रहा था कि अब बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क लाना है। एक्चुअली मुझे बोर्ड्स में भी 94.2% है। ओह वाओ, 94। तो बोर्ड्स के लिए जो भी हमने किया है उसको रिवाइज कर रहा था, किस मतलब स्ट्रक्चर्ड कर रहा था सब कुछ, कि मुझे सब कुछ याद रहे सब ऐसा। कैसे कर रहा था स्ट्रक्चर? चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं, जैसे मैथ्स के कुछ प्रूफ्स है, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट, हर लेसन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशंस वो आते ही है। केमिस्ट्री में भी कोई डेरिवेशन कुछ, और ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है हमें। केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो। ओके। तो ऑटोमेटिकली आपको वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि जितने भी रिएक्शन है सब एक पेज पे लिख लो। स्टीफनसन रिएक्शन बोला है तो उसका रिएजेंट और उसका कैसी रिएक्शन है सब याद आ जाना चाहिए। ओके। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो। फिर जब आप इनऑर्गेनिक के तरफ आओगे आपको फॉर्मूलेज आना शुरू होंगे। तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले इजी होते हैं वैसे। करेक्ट। फिर आपका केमिस्ट्री के फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अब आपको थ्योरी में भी कॉन्फिडेंस है और फॉर्मूले में भी कॉन्फिडेंस है। तो फिर आप फिजिक्स पे आओ, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले ही है। तो फिजिक्स का जब आप डेरिवेशन फॉर्मूले ये हो गया, फिर आप मैथ्स पे आ सकते हो। और साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम एक ही सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रीवियस 2 सब्जेक्ट हमारे वीक हो रहे हैं, तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे को एक और बार पूछना है, बोर्ड्स 94.2 ऐसे बता रहे हो आप, तो इसको बोर्ड्स कब स्टार्ट किया था? बहुत पहले से शुरू किया था? बहुत पहले से शुरू नहीं किया था, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत पहले से मैं स्टार्टिंग से ही जो क्लास में हो रहा है उस पर ध्यान देता था। Okay. बस समझना है आपको क्या होना है, बस ग्रैस्प करना है। ऐसा नहीं कि बस आज ही लर्न कर लेना है सब कुछ। Okay. बस कंसेप्ट समझो, आपके क्लास में जो भी हो रहा है बस ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। Okay. फिर जब आपको ऑलरेडी वो समझ चुका है तो लास्ट मोमेंट पे आके बस आपको उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करो। आप एक सिंसियर स्टूडेंट थे हमेशा, थ्रू आउट 12th बोल सकते हैं, 1 साल से 6 महीने तो नहीं था। अच्छा। उसके अगले 6 महीने हम बोल सकते हैं दिवाली के बाद से सिंसियरली किया था। दिवाली के पहले से थोड़ा सा बोर्ड्स, और दिवाली के बाद से सीईटी ओरिएंटेड हो गया था। ओके। और सीईटी कब तक कर रहा था? क्योंकि फिर वो जो एक गियर चेंज करते हैं आप, तो फुल सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ूंगा। बोर्ड्स ही पढ़ूंगा, वो मैंने बोर्ड्स के 10-15 दिन पहले किया। अब बोर्ड्स मतलब आफ्टर जेईई मेंस का अटेम्प्ट? हाँ, जेईई मेंस वगैरह होने के बाद। ओके। कि अब बोर्ड्स करना है, क्योंकि जब आप बोर्ड्स कर रहे हो तो आप ऐसा समझो कि आपका 70% तो सीईटी हो ही रहा है। अच्छे से करते हो तो? हाँ, अच्छे से करते हो। ये मैसेज सबको जाना चाहिए बच्चा लोग, ये बात बहुत अच्छी है। ऐसा अलग अलग नहीं है यार, दोनों बार मैं कहता हूँ, हर बार ये कहता हूँ। तो अगर आप बोर्ड अच्छे से कर रहे हो ना, और मेजरली जो आगे कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बोर्ड अच्छे से किया तो भाई सीईटी तो ऑलमोस्ट डन है। 30-35 मार्क्स का डन है। मैथ्स थोड़ा लेवल अप हुआ है। हाँ। मैथ्स लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं। नहीं सर, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, बस आपको उसको उस तरह से अप्रोच करना होगा। जैसे लाइन एंड प्लेन का तो मैं नहीं बोल सकता डिफिकल्ट आते हैं। लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स, और वो स्टार्टिंग के कुछ लॉजिक मैट्रिसेस, हमें ये करना चाहिए कि ऐसी लिस्ट बनाओ, लॉजिक मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है यहाँ से कि ये क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व कर लूंगा। लाइन एंड प्लेन एंड वेक्टर के तो सर ने जुगाड़ बताया है, तो शायद जुगाड़ से तो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3-4 तो कर लूंगा। तो धीरे धीरे लेवल अप करना चाहिए हमें। और जो टफ चैप्टर है उन्हें भी ट्राई करना चाहिए कि
कुछ तो कुछ करेगा पैटर्न वहाँ। देख लो उसमें कि इस तरह के क्वेश्चन है तो मैं कर लूंगा, नया मिला तो ठीक है। हाँ, अब नया मिला है तो फिर वो तो सभी नहीं कर पाएंगे ना, हाँ, या फिर सभी नहीं तो जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है वो कर पाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह में ना शॉर्टकट थोड़े अच्छे शॉर्टकट नहीं है, नहीं वो है। डिफरेंशिएट करने वाला होता है तरीका, लेकिन वो कितना डिफरेंशिएट करो हाँ। आप, तो वहां पे तो वो मेथड ही जाना पड़ेगा, Method मेथड ही ही जाना समझना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। मैं हमेशा कहता हूँ लाइन एंड प्लेन और वेक्टर्स बहुत डर लगता था, मुझे भी डर लगता था जब मैं 12 पढ़ता था। अब ऐसा हो जाता है, जुगाड़ से प्यार हो जाता है बच्चों को कि भाई ये तो भाई पक्का आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन से। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा रहा होगा। चलो गुड। एक बार फिर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जेईई मेंस जो तूने दिया ऐसे ही दिया, लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तू गया हॉल में, कैसा रहा पूरा? स्ट्रिक्टनेस तो बहुत रहती है वहाँ पे, यानी प्रेशर जो बनता है वो एक प्रेशर सीईटी में भी इतना नहीं बनता जितना जेईई में बनता है। ओके। वहाँ पे आपको बेल्ट अलाउड नहीं है। मैंने देखा है कुछ बच्चे उनकी वो हॉल टिकट भूल गए वहाँ पे लाने की, तो फिर वो कहाँ से आए थे, फिर उनको अंदर एंट्री नहीं है, तो हमें उतना डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा कि जितनी भी मटेरियल सब लेके जाना है वहाँ पे। और डरना नहीं है, वैसे कुछ नहीं होता वैसे, वहाँ पे अपने को बैठना है, थोड़ा देर रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हैं अपने को, आधा घंटा कुछ। फिर वहाँ का एनवायरनमेंट देखो, सब लोग बच्चे बैठे हैं, सब प्रिपेयर करके आए हैं, कुछ वहाँ पे स्ट्रेस्ड है, तो ये स्ट्रेस में ही हम जितना एक साल पढ़े ना वो सब भूल जाते हैं। तो रिलैक्स करना है तो अपने को पहले, अगर आप अभी भी रिलैक्स नहीं हो तो पहले 5 मिनट एग्जाम शुरू होने के बाद भी अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको पूरी एग्जाम वेस्ट। और ये अच्छा है ना, जेईई के वक्त हो जाइए। हाँ, जेईई अटेम्प्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसटीसीटी दे रहा है और तब अगर ऐसे हो गया तो फिर पूरा लाइफ ही खत्म हो गया ना। करेक्ट। अगर आपने कितनी भी मॉक टेस्ट दी हो पर वो घर पे ही देते हैं। हाँ, जो असली प्रेशर में मॉक टेस्ट किसको बोलेंगे, मेरे वहां लिए जाकर जो है जेईई मेरे लिए मॉक टेस्ट ही थी। करेक्ट। तो वहां पे जाके जो क्वेश्चन जम रहे थे मैं कर रहा था, नहीं जम रहे थे मैं स्किप कर रहा था, क्योंकि मुझे कोई प्रेशर ही नहीं था ना उसका कि नहीं आए तो भी ठीक है। तुक्के नहीं लगाए? तुक्के वो भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देख के कि हाँ ये हो सकता, एकदम सभी तुक्के नहीं लगाए। मैथ्स में मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, बस 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी उसमें से 3-4 हुए और 2 मेरे को लगा कि ठीक है ये हो सकते। केमिस्ट्री किया मैंने। अच्छा, केमिस्ट्री तेरा स्ट्रांग रहा है? हाँ, केमिस्ट्री में भी, उसमें भी थोड़े से लेवल अप क्वेश्चन आते हैं, पर वही एचएससी से रिलेट कर सकते हैं हम उसे। ओके। एंड फिजिक्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ओके। पर 8-10 क्वेश्चन तो आप कर पा रहे थे, ठीक, अपना 3 घंटा निकल जाता है ना, ऐसे नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ बैठा हूँ। नहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप 3 घंटे पता ही नहीं चलते आपको। अच्छा रहा, मतलब हॉल के बाद आने के बाद, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती, तो ऐसा लगा था कि भाई 100 मार्क्स तो आ जाएंगे आउट ऑफ 300। हाँ, जो भी है लग रहा था। फिर मैं लोगों से पूछ रहा था उनके एक्सपीरियंस, तो वो भी ठीक ठाक थे। सिमिलर ही थे। चलो, जेईई मेंस का फेज हो गया, फिर उसके बाद बोर्ड्स में जो सब्जेक्ट है कुछ लैंग्वेज हो गया जिसको हम साल भर नहीं पढ़ते। हाँ, ये आपका आईटी ज्योग्राफी रहा होगा? मेरा सीएस था। तो ये भी यूजुअली साल भर नहीं पढ़ते। या प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना इनके बारे में। लैंग्वेज जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बोलूंगा तो 200 मार्क का होता है वो टोटल। सीएस या तो 100 मार्क तो आपको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएंगे, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो वो 100 मार्क आपके पक्के हैं। ओके। एंड जो थेरोटिकल 100 मार्क है तो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे आपको थोड़े से एफर्ट्स लेना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके। अगर आप कोई उसके जानकार टीचर से कंसल्ट करोगे कि कैसे करना है इसको, तो वो आपको बता देंगे। यूट्यूब पे मिल जाएगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरी कोचिंग थी, मैंने लास्ट 1 महीने में लगाया था वो इंग्लिश की, सीएस की। ओके। सीएस की। तो वो सर ने 1 महीने में मैंने 199 स्कोर किया उसमें। बाप रे। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस उस सर ने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने सिंसियरली कर लिया? वो सिंसियरली किए थे। कुछ उन्होंने क्वेश्चन बैंक दी थी, तो वही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए। बहुत सारे बच्चे वो सर का नंबर मांगने वाले हैं आपसे। आपका नंबर दे दूंगा मैं इनको। 199 इज अ गुड स्कोर यार। हाँ। सर तो मतलब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो वही Amazing। अगर आप सीएस में हो तो आपको मतलब पता ही होगा स्टूडेंट्स को कि असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, सी कोड के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आया एक्चुअली, सी कोड के नहीं आते, असेंबली लैंग्वेज के आते हैं। ओके। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होने वाले हैं, तो वो करके जाना है बस। वही और व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में क्या स्कोर है आपका? इंग्लिश में मेरा स्कोर उतना खास नहीं था, 80% थे इंग्लिश में। ओके। तो इंग्लिश का भी करना पड़ेगा आपको। बाकी सब्जेक्ट तो, बाकी चैप्टर्स तो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वही उसमें से ही लिखना होता है, पैराग्राफ में से नॉवेल्स करना पड़ेगा। नॉवेल्स करना पड़ेगा। प्रीलिम्स वगैरह में स्कोर करते थे आप ठीक ठाक? इंग्लिश जो होते थे? हाँ, इंग्लिश के पेपर नहीं दिया था मैंने आखिरी तक, लास्ट मोमेंट पे दिया था, तो उसमें भी वही स्कोर था मेरा। ओके। बाकी सब्जेक्ट्स देते थे और ठीक ठाक हो जाता था? हाँ। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्स? मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी आने ही वाले हैं, तो डरे हुए होंगे बच्चे, कैसे होंगे, क्या होंगे? प्रेशर बहुत है। प्रैक्टिकल कॉलेज पे डिपेंड करेगा वो, कि आपके कॉलेज में सीरियसली होते हैं या नहीं।
तो आप अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो कि हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स सिंसियरली होते हैं क्या। अगर सिंसियरली होते हैं तो फिर करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली लीनियंट नहीं होता है। लीनियंट होता है। ठीक, तो बस चलो हो जाता है मैनेज, है ना। बस थोड़ा ज्यादा प्रेशर मत लो। बट हाँ। ये जो एग्जाम्स के दिन थे, इन दौरान आप सीटी का पढ़ते थे या पूरा बोर्ड्स ही हो गया था? बोर्ड्स के 15 दिन पहले तक तो मैं नहीं पढ़ रहा था सीईटी का, लेकिन उसके पहले मैं सीईटी बोर्ड दोनों कर रहा था। यानी अगर रेशियो में बोलूँ तो 80% बोर्ड्स 20% सीईटी। मतलब कोई चैप्टर किया बोर्ड्स का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा न्यूमेरिकल कर लिए, बस सीईटी हो गया। सीईटी हो गया। इस तरह ऐसे ही करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है, मतलब आपको क्या लगता है, कब तक जैन एंड तक कर सकता है बच्चा सीईटी की तैयारी? कर सकता है, क्योंकि एग्जाम्स 11 तारीख से 11 फेब से है, तो 10-15 दिन इनफ है ना। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ 26 जनवरी कट ऑफ डेट रख सकते हैं। हाँ करेक्ट, राइट, गुड गुड गुड। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चंस। कभी ऐसा लगा कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा हो, हाँ। फिर कैसे कोप अप करा? तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप देखो, अगर आपको कोई भी चीज लग रही है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, मैंने सोचा था कि आज मैथ्स करूंगा पर मैं मैथ्स नहीं कर पा रहा, तो बस ये प्रॉब्लम स्पॉट करो अपने आप में कि मैं ये नहीं कर पा रहा। ओके। तो जब आप, और इसको पेपर पे लिख दो और अपने सामने रख दो इसको कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा और ये करना है। तो जब ये आपके आंखों के सामने रहेगा, अपने दिमाग में रखोगे तो वो भूल जाओगे, लेकिन जब आपके आंखों के सामने रहेगा कि ये करने हैं, ये नहीं कर पा रहा और ये करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके पीछे लगोगे। और उतना डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा अब क्योंकि ये लास्ट फेज है। यही फेज के बाद आपको आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए और कौन सा कॉलेज नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। तो जब आप ये सब नहीं करोगे और कोई आपके ही सिटी के कोई छोटे से कॉलेज में रहोगे तो आपको रिग्रेट होगा कि तब कर लेता तो आज यहाँ नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। छोटा सा कॉलेज पीआईसीटी भी है, लेकिन बहुत बढ़िया है। स्कूल है क्या? स्कूल ही बोल सकते हैं सर। बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट है ना, अभी भी स्ट्रिक्ट है, हमारे वक्त भी था। तो है, मजा आ रहा है, बट इंजॉय कर रहा है। ये अच्छा बताया यार तूने कि पहले लिख के रखो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, क्योंकि दिमाग में रहेगा तो भूल जाएगा। लिखो और उस पर सोल्यूशन अपने आप मिलते रहेगा। आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसके बारे में सोचोगे और वो अपने आप सॉर्ट होने लगेगा। वेरी वेरी गुड थॉट। ये आपको सीखा कहाँ से, मतलब ये पता कैसे चला ये सब? ये मैंने मेरे डैड को देख के सीखा है, क्योंकि वो जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लैपटॉप पे वो स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, ये करना है, ये मैं सोचा कि मैं भी अपने एकेडमिक्स में अप्लाई करके देखूं। पापा आपकी इंस्पिरेशन है? हाँ बोल सकते हैं। और एक और चीज आपको करनी चाहिए, मैंने हम रील देखते हैं तो मेरे को एक लॉ के बारे में पता चला है, पार्किंसंस लॉ। ओके। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये। तो अगर आपके एग्जाम्स अभी 15 दिन में है तो आप क्या करोगे कि 15 दिन है हमारे पास, 15 दिन में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आप अपने आप को लिमिट करो कि 6 दिन में करना है। ओके। तो जब आप अपने आप पे बाउंडेशंस लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा वो। अगर 6 दिन में भी नहीं हो रहा है तो 8 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, फिर भी आपके पास 5 डे बच रहे हैं। वेरी गुड। तो अपने आप पे एक बाउंडेशंस लगाना होगा, आपको अपना मास्टर खुद बनना होगा उसके लिए। तो ये लॉ यही कहता है कि बाउंड्रीज डालो तो काम खत्म होगा। हाँ वेरी गुड है ना। तो भाई साहब देखो, पार्किंसंस लॉ। ऐसे रील के बारे में बात करें, कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक रील देखने गया 25 रील देख ली? बहुत बार हुआ ऐसा। फिर वही कि इतने देर से मैं रील देख रहा हूँ। मैं 1-1 घंटे के अलार्म लगा के रखता था अपने फोन में। अच्छा। 1-1 घंटे के बोलेंगे, यानी 12 से 2 के, जैसे हम टाइम स्लॉट्स बढ़ाते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो ये टाइम स्लॉट में पढ़ाई करना है। अगर मैंने इसमें इतना टाइम वेस्ट किया है तो फिर मैं उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता था। और ये सब मैं स्टार्टिंग से नहीं कर रहा था, सीईटी के 1 या 1-1.5 महीना पहले तक, यानी 1-1.5 महीना पहले तक ही मैं इतना सीरियस हो गया था कि कहाँ से मैं मतलब लेवल अप। मतलब आफ्टर बोर्ड्स बोल रहा है तू ये? आफ्टर बोर्ड्स के बाद बहुत खतरनाक सीईटी के लिए सीईटी हो गया। तो क्या क्या किया बोर्ड्स के बाद? क्योंकि बच्चों को यही रहेगा नेक्स्ट थॉट कि बोर्ड्स के बाद क्या करेगा। सिलेबस कंप्लीट था तेरा? सिलेबस बोल सकते हैं 80% का भी नहीं। 11th का मेरा 11th का नहीं था कंप्लीट, मैं नहीं बोलूंगा 11th का कंप्लीट था, 12th का था। क्योंकि 12th में मैं एचएससी के पेपर अच्छे से लिख के आया था, तो कॉन्फिडेंट तो था मैं कि मेरा हो गया है लगभग। ओके। बस अब मेरा एक ही एम था कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है अलग अलग। ओके। तो मैं मॉर्निंग में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट ले लेता था, मैथ्स के सॉल्व करता था। 100 मार्क्स भी है। हाँ, तो मॉर्निंग में मैथ्स के सॉल्व करता था। कितने घंटे, थोड़ा सा रूटीन बता सकता है? सुबह उठता था मैं 7-7:30 बजे। ओके। तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होके 8 बजे शुरू करता था। 8 से टाइम्स नहीं बनाता था कि 8 से 10 करना है, आज इतने पीवाईक्यू करना है। ओके। ये लेसन के, यानी 25 करना है तो 25 करना है। ठीक है। ऐसा तो वो कब तक भी चले। अच्छा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। हाँ, और उसमें अगर ब्रेक्स वगैरह लेना है, अगर अभी 12 ही हुए और मेरा एम 25 का था तो फिर उसको रात में कर दो। ऐसा करता था। और केमिस्ट्री इजी है तो केमिस्ट्री की भी पीवाईक्यू करता था। पहले एक बार रिवाइज करता था, 3 चैप्टर रिवाइज करता था मैं कि 3 चैप्टर करना है रिवाइज। मैंने केमिस्ट्री को डिवाइड किया था एक्चुअली
ऐसे पहले 4 लेसन को मैंने की ये न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले वाले, करेक्ट। आखिरी के कुछ लेसन थे ऑर्गेनिक, थियोरेटिकल, हाँ यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और बीच के कुछ थे लेसन उनको भी एक डिवाइड किया था, ट्रांजिशंस वगैरह वाले थे, वो मुझे थोड़े टफ लगते थे। ओके, रटना ज्यादा है उसमें। हाँ, और आखिरी के वो ग्रीन एनर्जी था शायद, हाँ ग्रीन, वो भी ऐसे 3 या 4 सेक्शन में डिवाइड करता था। प्रोमिनेंट सेक्शन था उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो उस टाइप से करता था कि आज ऑर्गेनिक करना है और आज इनऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना तो रिवाइज करता था, मतलब तेरे कुछ 1 पेज नोट बने थे उसको ही देखता था? उसके भी बनाया था 1 पेज नोट, बट 1 पेज नोट से ज्यादा मैं प्रेफर बुक करता था। 1 पेज नोट मैंने सीईटी के लिए बनाया था कि आखिरी एक दिन में ये सब करूंगा, क्योंकि वो टाइम पे लास्ट वीक में, लास्ट दिन में, हाँ, तो उसके लिए ये बना था। और फिजिक्स के भी मैं पीवाईक्यू करता था, यानी समराइज करूँ तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है। तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करता था? तीनों सब्जेक्ट थोड़ा ऑनलाइन वगैरह नहीं देखता था उस समय आखिरी दिनों में कि सब सेल्फ स्टडी पे चल रहा था? ऑनलाइन वगैरह भी देखता था मैं। लास्ट मोमेंट पे मैंने फिर लास्ट 1 महीने में राइट एंगल बैच लिया था आपकी पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे मेरे को उतने पीवाईक्यू, उतने सॉर्टेड जितने स्ट्रक्चर्ड मेरे को चाहिए थे, लेसन वाइज चाहिए थे मुझे, कि उसमें सब टॉपिक वाइज चाहिए थे, वो सब हम देते हैं उसमें। ओके, तो राइट एंगल बैच लिया था, और फिर मुझे लगा कि अब इतने सॉल्व कर ही लिया है तो मॉक टेस्ट भी दे देंगे। ऑनलाइन थी मॉक टेस्ट, अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम बहुत सारे फ्री मिल जाती है, और कुछ तो मिनिमल चार्जेस पे भी मिल जाती है, 99 49, और वो लोग गारंटी भी इतनी अच्छी देते हैं कि हो ही जाएगा, सब हो जाएगा। बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं उसमें, पर मैं बोला कि ठीक है। फिर मैंने अल्फा भी लिया था, अल्फा में भी क्वेश्चन सॉल्व करा था और उसकी लेवल अच्छी थी। तो थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं। तो वो जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो फिर मुझे और मेहनत करना पड़ा उस पर। ऐसा नहीं लगा कि ये टेस्ट सीरीज गलत ले ली मैंने? नहीं, इतना टफ तो होता ही नहीं है सीईटी। अगर मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मेरे से हो रहा है तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे चैलेंजेस पसंद है कि नहीं हो रहा तो फिर और करना है, नहीं हो रहा तो और करना है, ऐसा। तो सीईटी एग्जाम देने के बाद क्या लगा कि सही थी, उस लेवल का ही था या ज्यादा लेवल था हमारा टेस्ट सीरीज का? बोल सकते थोड़ा ज्यादा था। ओके, पर वो वर्थ इट था कि वहां पे जाके फिर मेरे को लगा कि सीईटी इजी है। अच्छा, नाइस नाइस। फिजिक्स केमिस्ट्री सबके बारे में यही बात है? हाँ, केमिस्ट्री तो इजी है, केमिस्ट्री के बारे में डाउट कर ही नहीं सकते बच्चे। केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। ओके, 3 लेवल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस सब का फायदा तुझे हुआ जो तू कह रहा है। ओके, मैं राइट एंगल बैच के बारे में फिर से पूछना चाहूंगा कि क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि अटेम्प्ट कैसे करे। तूने कैसे किया था राइट एंगल बैच को, यूज कैसे किया था? मतलब हाउ डू यू गेट टू अ टॉपिक? फिर पहले क्विज करता था या पहले क्वेश्चंस या पहले वीडियो या पहले नोट्स, क्या करता था? मैं क्विज नहीं देखता था, नहीं करता था एक्चुअली। मैं वीडियो चालू करता था, क्वेश्चन देखता था, कुछ सॉल्व करता था। ओके, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखता था। अच्छा। और फिर मैं ऐसे रफ में नहीं करता था, उसकी बुक बनाया था राइट एंगल बैच, ऐसी बुक के स्टार्टिंग में लिखा था। अच्छा। और उसके सॉल्व करता था क्वेश्चंस। ओके, और क्वेश्चन नंबर भी देता था, यानी एकदम अच्छे से करता था कि ये ही मेरे नोट्स है ऐसा। अच्छा। फिर वो क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन अच्छे लगते थे तो उनको स्टार मार्क कर देता था ऊपर कि इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्सेप्ट लिख देता था। तो आपकी मार्जिन के नीचे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मार्जिन के ऊपर आप जो लास्ट मोमेंट पे देखना है वो लिखना है। अच्छा, ऐसा करता बहुत परफेक्ट है। बच्चा, मैं अभी फिर से कहना चाहता हूँ, अश्योर भी करना चाहता हूँ कि राइट एंगल बैच अगर किसी ने करा तो 99 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 4 साल की पीवाईक्यू, इससे ज्यादा और करना ही क्या है आपको? पीवाईक्यू ही सब कुछ है हमारे लिए। पीवाईक्यू अगर आपसे हो रहा है तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि पीवाईक्यू अभी लेवल बढ़ते जा रही है, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते ना उसके लिए। जो हमारे पास अवेलेबल है उसी से नए क्वेश्चंस तो हमेशा आएंगे, लेकिन दैट विल बी 10% ना। हाँ, राइट। तो 10 क्वेश्चंस के लिए हम पूरी प्रिपरेशन को, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि जेईई मेंस का पूरा प्रिपेयर करूँ क्या? नहीं, कैसे करेगा कोई? वो 10 क्वेश्चन के पीछे आपके 90 क्वेश्चन जा रहे हैं ना पीछे। यस, एग्जैक्टली, नहीं वही बात है। तो काफी अच्छा बताया तूने। जब सीईटी एग्जाम दी, मतलब हो गया आखिरी 3 महीने में, आखिरी 1.5 महीने में तू रिवाइज कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, आराम से 8-9 घंटा पढ़ रहा होगा। ज्यादा पढ़ रहा था? 8-9 घंटा बोल सकते हैं। मैं बहुत स्टडी नहीं करता था, 6 घंटे करता था, 6 घंटे परफेक्ट करता था। अच्छा। यानी मेरे घर वाले बोलते थे कि पढ़ाई कर। अच्छा। मैं मतलब मेरी पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक, अच्छी चल रही है। किसका प्रेशर नहीं था घर वालों का? कोई प्रेशर नहीं था। अगर वो तो बोलते थे कि ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत ले, जितना हो रहा है उतना कर ही रहा है वैसे तू। तो घर वालों का भी एक सपोर्ट था, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि करना ही है। वो सब मेरा डिसीजन था। मैं तो घर वालों का कभी जेईई का मुझे प्रेशर भी नहीं था। बहुत सारा होता है कि आईआईटी में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। सीईटी जब दे दी, उस एग्जाम के बाद दौरान क्या लगा? अच्छा चल रहा है, हो जाएगा, इतना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन क्या थी? जब एग्जाम देके आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ मिस कर दिया होगा। मैथ्स को देख के लग रहा था कि शायद वो कुछ गलत हुआ होगा और कोई सिली मिस्टेक कर दिया होगा। तो मैं सेटिस्फैक्टरी तो था अपने रिजल्ट से कि अच्छा देके आया मैं। और टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे कि टाइम कम पड़ गया।
अगर आप कर रहे हो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सीओईपी मिल जाएगा ऐसा लगा था? लग तो रहा था क्योंकि अच्छा गया था, पर आ गया, कट ऑफ स्काई रॉकेट हो गए। अब सेटिस्फाइड था खुद से। सीटी होने के बाद आराम किया, चिल किया, कुछ नहीं? हाँ, फिर अगर अब सब हो गया है तो फिर आप चिल कर सकते हो, कुछ नहीं। और अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दो, पर अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब कुछ एक्सप्लोर करो, नया नई चीजें, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। मैं इंजीनियरिंग में आने के बाद मैथ्स को विजुअलाइज करना शुरू किया हूँ। अगर आप ये स्टार्टिंग से करते हो, अभी तो नहीं बोलूंगा मैं कि विजुअलाइज करना शुरू कर दो, बट हाँ इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपको। मुझे जब आप इंजीनियरिंग में आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैट्राइसेस कितना वास्ट टॉपिक है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो तब लगता है कि ये क्या डब्बा है, उसमें नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, नाइस नाइस नाइस। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, पूरा जर्नी अगर देखेगा तो एनी 1 or 2 थिंग्स दैट यू रिग्रेट कि भाई मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये नहीं किया और आप लोग कर लो भाई? अभी आपके पास टाइम है तो आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब आप नहीं बोल सकते कि 1 महीने बाद करूंगा, या फिर 1 महीने बाद तो कोई चांस ही नहीं है। कि अभी आपको अभी से शुरू करना होगा। अभी से यानी ऐसा भी नहीं कि कल से, आज शाम से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो, ये वीडियो के बाद से ही शुरू कर दो। अब आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ खुद का। मैं टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि ऐसा करो वैसा करो, खुद का एक टाइम टेबल बनाना है आपको कि मैं किस किस टाइप से स्टडी मैनेज करूंगा। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड रखो। अगर आपका ह्यूमन माइंड ऐसा है कि अगर आपकी चीजें स्ट्रक्चर्ड है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस में आ ही जाएंगी। तो चीजों को मेसी मत रखो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, टॉपिक वाइज डिवाइड करो और सब टॉपिक वाइज भी डिवाइड करो। ऐसा अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आगे जाके बेनिफिट होगा ही। और नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगी। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ आपने बताया है ना, एंड आई एम श्योर बहुत सारी लर्निंग बच्चों को आपके इस पूरे आज के वीडियो से होने वाली है, राइट? जाते थे बस 2-3 क्वेश्चन एकदम फास्ट पूछूंगा ताकि बच्चा लोग आपको है ना फिर से स्ट्रेस हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक रैपिड फायर टाइप 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम सेंटेंस में या एक पॉइंट में बताएगा आंसर। पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट है बहुत। कितनी बार किए थे? 2 बार। 2 बार पूरे पीवाईक्यूज किए थे। बैकलॉग कभी रहा था? स्ट्रेस बहुत आया? स्ट्रेस आया था, मैनेज कर लिया, मैनेज हो गया। ओके, बोर्ड्स और सीटी साथ में मैनेज हो सकती है? अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओके, और आखिरी 1 से 1.5-2 महीने में सीरियस रह के भी 99+ क्रॉस हो सकता है? बहुत आराम से। चलो, और क्या चाहिए भाई, है ना? सब चीजें बता दी है शॉर्ट में, स्वीट तरीके से। चलो, आई एम वेरी श्योर आप फॉलो करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे जैसे वंश ने किया और मचाओगे 99+। अगले साल इसी कॉलेज में या सीयूईपी में जाओगे, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मेरे तरफ से आज इतना ही। अपना एम ऑलवेज हाई रखो। अगर आपको चाहिए तो मेरा एम यही रखा था कि मुझे सीयूईपी चाहिए, बट मैं अभी पीआईसीटी में हूँ। अपना एम हाई रखो और पढ़ाई करो और सीरियस रहो और कंसिस्टेंट रहो, बस यही बोलना चाहूंगा। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।